हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और उसमें हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है GF एंड AR। तो GF एंड AR के ऊपर आज हमारा ये 17th चैप्टर है, क्योंकि 17 चैप्टर अपना लास्ट चैप्टर है जो कोर्स में है। और आज भी अपन 10 MCQ कवर करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये है ग्रांट और एड के ऊपर, यानी जो सरकार सहायता देती है तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 10 MCQ आज अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 201, ये 201 इसलिए है क्योंकि पहले 10 वीडियो के अंदर हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो ये 20 वीडियो के अंदर सॉरी, और ये आज हमारा 21वां वीडियो है। और क्वेश्चन कहता है, अनुदान राशि जारी करने के पूर्व शर्तों की पालना हेतु बंद पत्र निष्पादित किए जाने की निम्नलिखित संस्थानों को आवश्यकता नहीं है। तो मैंने जैसे हमेशा कहा है, GF एंड AR के क्वेश्चनों की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी होती है या कहीं कठिन होती है। मैं अब आसान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब गवर्नमेंट अनुदान राशि देती है यानी सब्सिडी या मदद देती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जिन संस्थाओं को दिया जाए उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाए, एक बंद पत्र एग्जीक्यूट करवाया जाए, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाए। लेकिन कुछ संस्थाओं को एग्जेम्पशन दी गई है। एग्जेम्पशन का मतलब मुक्ति दी गई है कि आपको बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बंद पत्र भर के देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन सी संस्था है? अर्ध सरकारी संस्थान, जिसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या क्वेजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इनको वाकई में, मेरा पेन काम नहीं कर रहा तो आप वैसे ही पढ़ते रहिएगा मेरे साथ साथ, अभी मैं A पे हूँ। तो अर्ध सरकारी संस्थानों को वाकई में बंद पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप A फटाक से आंसर मत लगाइए, B सुनिए। ऐसे संस्थान जिनका वार्षिक बजट सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो अभी मैं रूल पढ़ के बताऊंगा आपको, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जिन संस्थानों का वार्षिक बजट गवर्नमेंट अप्रूव करती है उन्हें भी बंद पत्र भरने की ज़रूरत या भर के देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे संस्थान जिनके प्रबंध मंडल में सरकार का पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता हो, ऐसे संस्थान जिनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है या जो मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो या गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो, उनको भी बॉन्ड भर के देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद करने के जैसे हैं, नियम हैं, ठीक है। तो नियम के अनुसार ही याद किया जाता है, तो उसका आंसर उपयुक्त सभी रहने वाला है। इन सारे ही मामलों में दान, अनुदान, सब्सिडी, मदद, सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान को, अगर वो इन 3 संस्थानों की कैटेगरी में आता है ना, इसे आप याद कर लीजिए। अगर वो अर्ध सरकारी संस्थान है, अगर उसका बजट सरकार अनुमोदित करती है, या मैनेजमेंट के अंदर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन ऑलरेडी है, तो वहाँ उन्हें बॉन्ड भर के देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक बात को 2-2, 3-3 बार बोलूँगा ताकि आपको नियम कंठस्थ हो जाए। फिर भी मैं आपको सच बताऊं, एक बार वीडियो सुनने से भी याद नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा। मैं ये वीडियो बनाने आया हूं तो मुझे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ा है, तब जाके मैं इस हालत में हूं कि मैं आपको थोड़ा बता सकूं। क्योंकि मैंने क्या कहा ना, ये सब्जेक्ट अपन ने पहले कभी नहीं पढ़ा। सबके लिए, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, वो पहली बार पढ़ रहा है। तो इक्वल प्लेग्राउंड है, सबके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड है, और आप और मैं भी इवन बराबर कैटेगरी पे हैं। बस ये है कि मैंने 2 बार पढ़ रखा है और आप शायद पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो 285 यानी 280 सब सेक्शन 5 क्या कहती है, बेसिकली क्या कहती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब इस पैराग्राफ को पढ़ना, फिर मैं आपको 5 MCQ बताता हूँ। 285, अनुदान की राशि निर्मुक्त करने के पूर्व बंद पत्र निष्पादित करना। बेसिकली जो धारा 280 है वो क्या कहती है, अनुदान की राशि को निर्मुक्त, रिलीज यानी पैसा देने से पहले अनुदान ग्रहीता को 2 प्रतिभू के साथ परिशिष्ट 9 में दिया गया बंद पत्र, यहाँ पे मेरे साथ साथ पढ़ते रहेगा, परिशिष्ट राजस्थान के राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित करना पड़ेगा कि वह निर्धारित तारीखों तक अनुदान की उन शर्तों को मानेगा तथा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएगी, तथा इन शर्तों की पालना करने में उसके असफल रहने पर या बॉन्ड का उल्लंघन करने पर अनुदान ग्रहीता एवं प्रतिभू पृथक पृथक व्यक्तिगत रूप से एवं संयुक्त रूप से अनुदान की संपूर्ण राशि उस पर विहित ब्याज के साथ या बंद पत्र के अधीन विनिर्दिष्ट राशि का राज्य सरकार को प्रतिदाय करने के लिए बाध्य होंगे। अब ये एक पैराग्राफ है जिसे आप मन मार के, रोक के, हंस के, जैसा भी चाहे पढ़ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनाने वाला, जो क्वेश्चन तुम्हारा बनाने वाला है एग्जामिनर, पेपर सेटर कह लें, वो इसमें से 5 MCQ खाली इस पैराग्राफ में बना सकता है। पहला ये बन सकता है कि धारा 280 का संबंध किससे है। तो धारा 280 का संबंध है कि अनुदान ग्रहीता, देखो एक अनुदान देने वाला होता है और एक अनुदान पाने वाला होता है। तो जो अनुदान पा रहा है, जो पैसे पा रहा है, गवर्नमेंट से मदद पा रहा है,
वो पूछेगा कि सब्सिडी के ऊपर कौन से नियम लगते हैं या कौन सी धारा लगती है, तो धारा 280 का संबंध बंद पत्र एग्जीक्यूट कराने से है और बंद पत्र अनुदान ग्रहीता भर के देता है। आसान क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि उसके साथ कितने गारंटर होने चाहिए, तो कम से कम 2 गारंटर यानी 2 श्योरिटी या जो सिक्योरिटी देते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब जो आप बॉन्ड भर के दोगे वो किसके फेवर में होगा, वो राज्यपाल के फेवर में होगा, तो ऑप्शन दे देगा वित्त मंत्री के फेवर में होगा, मुख्यमंत्री के फेवर में होगा, लेखा अधिकारी के फेवर में होगा। तो ये जो बॉन्ड वो भर के देगा वो राज्यपाल के फेवर में होगा। उसके बाद आप इसको, अब मैं एक एग्जांपल्स बताता हूँ। सपोज करो सरकार से आपको मदद मिली 9 लाख रुपए की। ठीक है, अब 9 लाख रुपए किसको मिल रहे हैं, एक संस्था को मिल रहे हैं और उसके लिए 2 लोगों ने गारंटी दी है। ठीक है, तो एक तरह से कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। तो मोटे तौर पे बुद्धि सोचे तो ये सोचेगी कि सबकी 3-3 लाख की जिम्मेदारी हुई, कल को कोई गड़बड़ हुई, गड़बड़ का मतलब यानी बॉन्ड में जो शर्तें थी वो शर्तें आपने फॉलो नहीं करी। ठीक है, तो आप शायद ये सोचेंगे कि सबकी 3-3 लाख की जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं होता है। जब ये लैंग्वेज होती है ना कि आपकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से होगी, तो पहले तौर पे तो मोटे तौर पे आपको 9 लाख रुपए देने हैं, संयुक्त रूप से देने हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से भी होगी। इसका मतलब है अगर ए और बी पीछे हट गए तो सी को 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये आप फिर बिजनेस लॉ में कभी पढ़ेंगे, वहाँ की एक नियम है कि अगर ए और बी पीछे हट गए तो अभी तो सी को 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फिर वो चाहे तो ए और बी से 3-3 लाख रुपए समानुपातिक रूप से वसूल कर सकता है। पर मैं कहना ही चाहता हूँ कि पृथक पृथक और सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि पहले आपकी जिम्मेदारी सामूहिक है, नहीं तो आपके ऊपर अकेले के ऊपर भी गाज गिर सकती है। और गाज लेकिन कब गिरेगी, जब आप बॉन्ड में दी हुई शर्तों का या जो शर्तें थी अनुदान की उनको आप पूरा नहीं करते हो। पैसा कितना दोगे, पैसा आपको जितनी मदद मिली थी उतना देना पड़ेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि उसके ऊपर ब्याज इम्पोज किया जाए, वो ब्याज पहले ही बॉन्ड में लिखा हुआ होगा इतना ब्याज देगा, या बॉन्ड में एक राशि लिखी होगी कि शर्तों में फेल होने पे हम इतनी राशि देंगे, कि सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दोगे क्या। मैंने क्या कहा, मैंने आपको थ्योरी नोट्स नहीं पढ़ा है, तो मैं डायरेक्ट MCQ के माध्यम से उस चैप्टर को समझाना चाह रहा हूँ। आप इसे उल्टा स्टाइल कहें, खराब सही जैसा स्टाइल समझे, पर बहुत लोगों ने इसे अप्रिशिएट भी किया है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं। खैर, अब पहले हिस्से में तो ये लिखा हुआ है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा और बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना पड़ेगा, 2 श्योरिटी के साथ देना पड़ेगा, राज्यपाल के फेवर में देना पड़ेगा। लेकिन फिर अब उसी में ये लिखा है कि ये जो निर्देश हमने ऊपर दिए, उपयुक्त मतलब ऊपर, निम्नलिखित मतलब नीचे, उपयुक्त मतलब जो निर्देश हमने दिए हैं वो नीचे लिखी हुई संस्थाओं या संगठनों पर लागू नहीं होंगे। तो किन पे लागू नहीं होंगे, एक तो अर्ध सरकारी संस्थाओं। तो अब आप मोटे तौर पर याद करो, अर्ध सरकारी संस्थाओं को बॉन्ड भर के देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी अंदर पढ़ो कि अगर किसी कानून या राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अधीन या अन्यथा प्रकार से स्वशासी निकाय के रूप में सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं या संगठन को, तो बहुत मैंने हमेशा कहा है कि GF&R और RSR ये चबा चबा के पढ़ने जैसे सब्जेक्ट है, नहीं एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी चैप्टर हो सकता है कि आप 2 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा दें, या हो सकता है कि 2 घंटे में आप 2 या 3 पेज ही पढ़ पाएँ। पर फिर भी मैं ये तो जरूर करूँगा कि अगर आप ये वीडियो सुन लेंगे तो आपको पढ़ने में आसान लगेंगे, ये तो इतना पक्का है। खैर, तो अगर कोई ऑटोनमस बॉडी है, कोई स्वशासी निकाय है, ठीक है, यानी जो खुद के फंड का खुद ही कंट्रोल करते हैं, यूँ कह लो ऑटोनमस बॉडी है, तो वो जो ऑटोनमस बॉडी है, चाहे वो किसी कानून के तहत बनी हो या वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत बनी हो या किसी और प्रकार से बनी हो, अगर वो एक अर्ध सरकारी संस्थान के रूप में घोषित है तो उसे बॉन्ड भर के देने की ज़रूरत नहीं है। वो सहायता प्राप्त करते समय उन्हें बॉन्ड नहीं देना होगा। और इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त निकाय, ऐसे निकाय, तो क्या लिखा है, ऐसे संस्थान या संगठन, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं ख भाग में, ऐसे संस्थान या संगठन जो किसी नियमित आधार पर राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, या तो उनको फिक्स अमाउंट है या फिक्स परसेंटेज है, उनको सरकार से सहायता रेगुलरली मिलती रहती है, तो उनको बॉन्ड भर के देने की ज़रूरत नहीं है। और या अगर किसी संस्थान का वार्षिक बजट सरकार अप्रूव करती है, सरकार अनुमोदित करती है, तो उन्हें बॉन्ड भर के देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं सिंपल बताऊँ, हमारा कॉलेज है तो हमारे कॉलेज का बजट आगे से ही अप्रूव होता है, ठीक है, हमें रेगुलर वे में उनसे मदद मिलती रहती है, तो हमें पैसे उठाते समय बॉन्ड भर के देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें या हमारे प्रिंसिपल सर को ऐसी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बजट वही अनुमोदित करते हैं। इसके अलावा अगर ऐसी संस्था है जिसका जो बोर्ड होता है या जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, उसमें सरकार की सहभागिता है,
या सहयोजित मतलब एसोसिएट किया जाता है तो उनको बॉन्ड भर के देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज कर लें, ठीक है। इसके बाद यही सारे नियम इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है, जस्ट आ रहा है अभी, हाँ, तो ये सारा का सारा इंग्लिश में है। बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर ग्रांट इज रिलीज, मैं बोर नहीं करूँगा क्योंकि मैं 2 बार दोहरा चुका हूँ। वैसे अगर मैं पढ़ रहा होता या मैं चाहता मेरा टीचर मेरे को पढ़ाए, भले 5 मिनट और लगे, मैं चाहता कि वो इंग्लिश में भी पढ़े और फिर मुझे पूरा पढ़ के सुनाए ताकि मेरे को 3 बार सुनने को मिल जाए, ठीक है। तो बॉन्ड, हाँ एक और बात मैं भूल गया कि इस बॉन्ड का जो परफॉर्मा है वो अपेंडिक्स 9 यानी परिशिष्ट 9 में दिया गया है। मैं भूल गया ये बात बतानी, तो कि वो ये भी पूछ सकता है कि है ना, सरकार के फेवर में जो बंद पत्र, सॉरी राज्यपाल के फेवर में जो बंद पत्र निष्पादित किया जाता है उसका परफॉर्मा, प्ररूप या प्रारूप किस परिशिष्ट में दिया गया है, क्योंकि उसको तो पूछना है तो वो कुछ भी पूछ लेगा। तो आप ये नहीं कह सकते ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, नो। एक क्वेश्चन 3 नंबर, बहुत चीज़ें उलट पुलट हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्थान को अनुदान राशि जारी करने के पूर्व उससे निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त कर लेने आवश्यक हैं। 2 व्यक्तियों की प्रतिभूति, हाँ। शर्तों की पालना हेतु बंद पत्र, हाँ। ऑडिट किए हुए गत वर्ष के लेखा विवरण, हाँ भाई हाँ। तो बिल्कुल इसका आंसर डी होने वाला है, डी इसका आंसर है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अगर कोई संस्थान है, ठीक है, यूँ समझिए कि 2 लोग हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है संस्था, ठीक है, मैं बार बार यही शब्द बोलूँगा। अब अगर संस्था को यूँ समझो मदद चाहिए, मान लेते हैं फिगर बोल रहे हैं 20 लाख रुपए की मदद चाहिए, तो उस संस्था को 20 लाख रुपए देने से पहले गवर्नमेंट क्या बोलेगी उसको, एक तो भाई आप ना 2 श्योरिटी पकड़ के लाओ, यानी 2 गारंटर पकड़ के लाओ, ठीक है। इसको हिंदी में प्रतिभू बोलते हैं, प्रतिभू, इंग्लिश में श्योरिटी या गारंटर बोलते हैं, ठीक है, जमानत देने वाले 2 ऐसे बंदे पकड़ के लाओ, ठीक है। साथ ही साथ आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो जिसका परिशिष्ट 9 में परफॉर्मा दिया गया है, वो आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है राज्यपाल के फेवर में, ठीक है। और आप क्या करो, आपके जो पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ। ऑडिटेड मतलब अंकेशित, ऐसे नहीं कि आपने बना के ले आए कुछ भी एक कागज़ पे और मान लेंगे, नहीं, किसी सीए से ऑडिट किए हुए फाइनल अकाउंट लेके आओ। अब यहाँ पे देखो अकाउंट्स भी आता है, क्या क्या लेके आएगा वो 3 चीज़ लाएगा। एक तो लाएगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, एक वो लाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक वो लाएगा बैलेंस शीट। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था एनपीओ वाले चैप्टर में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या एनजीओ वाले चैप्टर में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो होती है ना गैर लाभकारी संस्थाएं, उनके पास पैसा आता जाता है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाती है, अपने बचत और घाटे को जानने के लिए वो इनकम एक्सपेंडिचर बनाती है, अंत में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाती है। वो तीनों दस्तावेज सीए से अटेस्टेड किए हुए, दैट इज़ ऑडिट करा के आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको ग्रांट यानी मदद चाहिए। अब मैं इसका नियम आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। लेखों का लेखा परीक्षित विवरण किसी भी सार्वजनिक निकाय या संस्था, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी निकाय जैसे सार्वजनिक क्लब आदि को सहायता अनुदान देने से पहले स्वीकृति प्राधिकारी संबंधित निकाय या संगठन के लेखों, चौथी लाइन में, के परीक्षित विवरण का निम्नलिखित सेट ये देखने के लिए अनुदान ग्रहीता की वित्तीय स्थिति के अनुसार सहायता अनुदान देना न्यायोचित है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में दिए गए अनुदान को उसी प्रयोजन के लिए व्यय किया गया था। मैंने ये तो आपको बता दिया कि वो 3 चीज़ें ला के देगा, ये लिखा हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ला के देगा। क्यों आप उससे क्यों मंगा रहे हो, इसके 2 पर्पज़ दिए हैं कि हम उससे क्यों ये मंगा रहे हैं। पहला, हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा 20 लाख रुपए का हम डोनेशन दे रहे हैं, तो 20 लाख रुपए का डोनेशन पाने के लायक वो संस्था है भी या नहीं। और एक हम उसकी प्रीवियस स्थिति देख रहे हैं कि हमने पहले जब इनको दिया था तो उन्होंने उस पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया या नहीं किया। कई बार क्या होता है, कई संस्थाएं पैसे मिल जाते हैं तो उनको यूज़ नहीं करते, जैसे कि आपने रियल में कई बार सुना होगा, कई नेताओं को बजट मिलता है, फंड मिलता है और वो उस कोष का प्रयोग ही नहीं करते। वो चाहे तो अपने इलाके में पैसा खर्च कर सकते थे पर वो खर्च ही नहीं करते। इसी तरह कई संस्थाओं को सरकार अनुदान देती है लेकिन वो उसको यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं। तो हम उनसे इन 2 कारणों से, कि एक उनकी फाइनेंशियल स्थिति इस लायक है या नहीं, और दूसरा वो पहले जो पैसा दिया था उसको उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइज़ किया था या नहीं, ये देखने के लिए हम उनसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाते हैं, ठीक है, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, जस्ट अ मिनट, ये हो गया था करेक्ट, अच्छा इंग्लिश में था। अनुदान प्राप्त करने वाले, तीसरा क्वेश्चन, अनुदान प्राप्त करने वाले किसी संस्थान के द्वारा अपने लेखों का अंकेषण निम्न में से किससे करवाया जा सकता है।
अब वापस वही बात आई, एक गवर्नमेंट है जो पैसे दे रही है, एक संस्था है जिसे सब्सिडी वगैरह लेनी है, अनुदान लेने की इच्छा है उनकी, ग्रांट बोल लो, एड बोल लो, मदद बोल लो, लेने की इच्छा है, तो उनको ऑडिट करा के देनी पड़ेगी। तो वो ऑडिट किससे करवा सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सीए से ऑडिट करा सकते हैं, पहली बार में लगता है हाँ करवा सकते हैं। वित्त विभाग के पैनल में सम्मिलित सेवानिवृत्त लेखा सेवा के अधिकारी से करा सकते हैं। हाँ, कुछ मामलों में वो रिटायर्ड अकाउंट सर्विस के ऑफिसर से भी ऑडिट करवा सकते हैं, वो एक सेवानिवृत्त लेखाकार से। अब देखो सी में लिखा है रिटायर्ड अकाउंटेंट, बी में लिखा है, लेकिन बी में देखो वर्ड है, इंग्लिश में पढ़ो, बाय अ रिटायर्ड अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर। अब ये जो सी है ये कोई कहें प्राइवेट अकाउंटेंट भी हो सकता है, आप इससे ऑडिट नहीं कराएंगे। अगर कोई अकाउंट सर्विस ऑफिसर से रिटायर हुआ है और जिसको वित्त विभाग ने जिसका अनुमोदन दे दिया है, आप उससे ऑडिट करवा सकते हो। तो इसका आंसर ए और बी दोनों में से किसी एक से आप ऑडिट करवा सकते हो। तो इसका आंसर यही है। मैं इसका नियम आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तब आपको थोड़ा और क्लियर चीज़ें होंगी कि 286 यानी 280 के सब क्लॉज चल रहे हैं, उसमें ये लिखा है कि ऑडिट कौन कर सकते हैं। अब वहाँ नियम क्या लिखा है, ये परम आवश्यक नहीं है, यानी इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि प्रत्येक मामले में लेखों की लेखा परीक्षा भारतीय अंकेशा एवं लेखा विभाग द्वारा ही की जानी चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको अपन आम भाषा में सीए बोलते हैं, द्वारा यदि लेखों को सही होने के रूप में प्रमाणित कर दिया जाता है तो वही पर्याप्त समझा जाएगा। तो सरल भाषा में ये है कि आपको अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट्स से ही ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी सीए से, सीए ऑब्वियस सी बात है, रजिस्टर्ड सीएज होते हैं जो सीओपी होल्डर होते हैं, जिनके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होता है, उनसे आप ऑडिट करवा सकते हैं। अब तथापि मतलब फिर भी 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली छोटी संस्थाओं के मामले में वित्त विभाग के अनुमोदित पैनल से राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य द्वारा लेखा परीक्षित किए गए लेखों को, नीचे से तीसरी लाइन, स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अब यूँ समझो, ये नीचे सेकंड वाला है वो कंडीशनल है कि अगर कोई संस्था है उसको एनुअल 5 लाख रुपए तक का ग्रांट मिलता है, तो जो राजस्थान लेखा सेवा होता है उससे अगर कोई बंदा रिटायर्ड है, उससे अगर आप ऑडिट कराते हो तो करवा सकते हो, बशर्ते वो वित्त विभाग जो अनुमोदन देता है यानी यस कर देता है उस पैनल में वो शामिल हो। उसके बाद एक और बात है कि पहली बार जो पैनल बनेगा वो 3 साल के लिए बनेगा। इसे और सरल शब्दों में समझो, मान लो कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया, ठीक है, फिर उसे 3 साल के लिए पैनल में चुन लिया गया, तो वो 3 साल तक एक छोटी संस्था की ऑडिट कर सकता है, फिर उसको 2 साल का और एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में 65 साल से ज़्यादा, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसकी उम्र 70 साल है, मान लीजिए वो रिटायर्ड अकाउंट्स, राजस्थान अकाउंट सर्विस से रिटायर्ड बंदा है लेकिन 70 साल का है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। यानी मैक्सिमम एज ऑफ ऑडिटर जो है वो 65 साल रखी गई है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद यही सारी बातें इंग्लिश में आएंगी। आप जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट ऑडिट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप पढ़ लीजिए। अगर मैं इसको चाहूँ तो मुझे वापस पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पीपीटी या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं दोबारा पढ़ता। ठीक है, अनुदान राशि का वह भाग जो संस्थान द्वारा निर्धारित प्रयोजन पर व्यय के लिए उस वर्ष आवश्यक नहीं है को समान प्रकृति के कार्य में, पहले अपन यहाँ तक क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या चीज़ है। सपोज करो कि मान लीजिए हमारा कॉलेज है, अब हमारा कॉलेज है संस्था और एक है गवर्नमेंट। सपोज करो अभी तो वैसे है ना, रियल लाइफ में आप आओगे तो पूल बजट का नियम हो गया है। अब पूल बजट क्या होता है उसको छोड़ दो, पहले क्या होता था, आपको जिन कामों के लिए पैसा चाहिए, जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए, आप उसके लिए डिमांड करते थे। सपोज करो हमने लैब के लिए डिमांड किया 10 लाख रुपया, कि हमें 10 लाख रुपए लैब इक्विपमेंट मंगाने हैं, लैब के अंदर केमिकल्स चाहिए होते हैं लेबोरेटरी में, वो हमें मांगे हमने 10 लाख रुपए मांगे। हमारे पास ऐसे जैसे केमिस्ट्री की लैब है, बायोलॉजी की लैब है, ऐसे हमने 10 लाख रुपए मांगे। अब ये भी मान लेते हैं कि इक्विपमेंट हमारी जो फैकल्टी है उन्होंने मंगाए, और ये भी मान लेते हैं कि 8 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। अब बात यह है कि अब 2 लाख रुपए की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस 2 लाख का क्या करेंगे? तो अगर आपका रूल पड़ा हुआ नहीं है तो आप सोचेंगे 2 लाख रुपए रख लेते हैं, अगले साल काम में ले लेंगे। आप सोचेंगे 2 लाख रुपए की ऐसा करते हैं बुक्स मंगा लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपको कोई राशि दी गई, अनुदान दी गई, ग्रांट दी गई, और जिस पर्पज़ के लिए निर्धारित प्रयोजन यानी जो तय था, यहाँ पे जो आपका पर्पज़ तय था, उसके लिए अब आपको लगता है कि इस वर्ष काम में नहीं आएगा। मतलब हो सकता है कि जैसे ऐसी स्थिति नहीं है कि ना 8 लाख रुपए का तो अभी एक बार में मंगा लिया और अभी आपका समय पड़ा है तो अभी और मंगा लूँगा,
ऐसा रियल लाइफ में होता है। लेकिन अब मान लो कि आप बस जितना आना था आ चुका और 8 लाख में ही आ गया, तो अब ये कह रहे हैं कि बस जो बचा हुआ पैसा है उसको आप क्या करेंगे, समान प्रकृति के कार्य में उपयोग किया जाएगा कि वैसा ही कोई काम देख लोगे, या सरकार को लौटा दिया जाएगा, या संस्था का जो पीडी खाता होता है, पर्सनल डिपॉजिट खाता होता है, उसमें रखा जाएगा, या अन्य कार्य हेतु आवंटन से समायोजित कर लिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर पड़ा हुआ है तो ये है कि पैसा आपको वो सरेंडर करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो एक ही बात के 3 शब्द बोले मैंने, आपको वो पैसा सरकार को लौटाना होगा। बहुत सिंपल है। और लौटाना क्या पड़ता है, मार्च के एंड में वो खुद ही पैसे को खींच लेते हैं, ठीक है। तो हालांकि वो आपको पहले ही समय पे बोल देते हैं कि भाई अगर आपके पैसा काम में नहीं आ रहा तो आप सरेंडर कर दो, ताकि जैसे हम सरेंडर कर देते हैं तो गवर्नमेंट वो पैसा किसी और संस्था को दे सकती है, इसीलिए। नहीं तो फिर वो मार्च में तो फिर कंपलसरी सरेंडर हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको रख लोगे या अदर वे यूटिलाइज कर लोगे, ऐसा नहीं होता। इसका नियम सुन लीजिए। नियम कहता है विशिष्ट प्रयोजन, ये अब नियम 281 आ रहा है। अब नियम तो देखो मैंने पहले भी कह दिया, जितने आप याद कर पाओ राजी खुशी उतने याद कर लेना, क्योंकि मेरे लिए कहना आसान है, याद कर लो, मुझे पता है कितना जोर पड़ता है। नियम 281 कहता है विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिया गया प्रत्येक अनुदान निम्नलिखित विवक्षित शर्तों के अध्ययन होता है। विवक्षित मतलब उसके अंदर जुड़ी हुई शर्तें हैं, इम्प्लाइड है, अंडरस्टूड है, अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है इम्प्लाइड कंडीशन में? पहले ये है कि यदि, पहला यह है कि यहाँ पे यह है कि अनुदान उचित सीमा के भीतर उद्देश्य पे खर्च किया जाएगा यदि स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई समय सीमा निश्चित नहीं की हो। कई बार तो क्या होता है, वो आपको बिल्कुल डेडलाइन दे देता है, टाइम बाउंड दे देता है कि आपको ये पैसा दिसंबर तक यूटिलाइज़ करना है। जैसे हमारे यहाँ कैंप होते हैं कॉलेज में, NSS के कैंप होते हैं, ठीक है। तो वो जो कैंप चलते हैं उसके अंदर पैसा आपको पर्टिकुलर एक महीना आता है, इस महीने में आपको कैंप करना है और फिर आपको वो पैसा यूटिलाइज़ करके रिपोर्ट करना है, इस तारीख तक करना है। तो अगर आपको बता दिया है कि इस समय के भीतर पैसा खर्च करना है, इस उद्देश्य पर खर्च करना है, तो आपको वही करना पड़ेगा। और नहीं हो तो फिर उचित समय के भीतर तो आप कर ही लेना। और मेन सेकंड ये आ रहा है कि उस राशि का कोई भी ऐसा भाग, यहाँ पे उस राशि का कोई भी ऐसा भाग जो उस उद्देश्य पर व्यय के लिए अंततः आवश्यक नहीं होगा, विधिवत रूप से सरकार को समर्पित कर दिया जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि पैसा आप काम में नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती उसके ऊपर चढ़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा रिटर्न कर दो, गवर्नमेंट का पैसा है, अगले साल ज़रूरत पड़े तो फिर ले लेना, अभी तो वापस कर दो, ठीक है। चलो, यही बातें सारी इंग्लिश में नहीं है ओके, नहीं, अच्छा, इसके नीचे हाथों हाथ इंग्लिश आ गई थी, ओके। वेल, 5वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एक सर्टिफिकेट होता है, उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और उसको प्यार से या शॉर्ट में बोलते हैं UC, ठीक है। तो निम्नलिखित मामलों में UC प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसे पहले समझ लीजिए आप कि गवर्नमेंट आपको कुछ खास काम के लिए अगर पैसा देगी, और यहाँ पे मैंने बोला खास कामों के लिए, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अगर पैसा देगी, तो वो पैसा खर्च करने के बाद आप वो खर्च हो गया है वो बना के दोगे सर्टिफिकेट, UC से, है ना, उनको आप देंगे कि वो पैसा हमने यूटिलाइज़ कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो नए नए कॉलेजेस खुले हैं उनके लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए हर कॉलेज के लिए, जी हाँ, 4.5 करोड़ रुपए हर कॉलेज के लिए वो दे रही है। क्या के लिए? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो एक UC भर के देना होगा कि हाँ, आपने जो पैसा दिया था वो हमने प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर लिया है। तो ये पूछ रहा है किन किन मामलों में ज़रूरत होती है। पहला ए, पंचायत समिति जिला परिषदों को विशिष्ट परियोजनार्थ जारी किए गए अनुदानों के लिए बिल्कुल। अपने को पता है कि जो ग्रामीण स्तर पे जो पंचायती राज है, जिनको PRI बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, उसमें क्या क्या होते हैं? ग्राम पंचायतें, फिर होती है पंचायत समिति, और फिर क्या होती है? जिला परिषद। इनको क्या करना है? इनको अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस से, स्पेसिफिक पर्पस अभी लिखा हुआ आ जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए अगर कोई पैसा मिलता है तो उनको उसे यूटिलाइज़ करना ही है, और उसके बाद एक UC देना होगा। सेकंड, दिनांक 31 मार्च 1970 या उसके बाद नगर पालिका को जारी अनुदानों के लिए। तो 31 मार्च 1970 के बाद नगर पालिका यानी जो म्यूनसिपलिटी, जो शहरों में क्या होता है, शहरों में होती है आपका नगर पालिका, नगर परिषद और अपना नगर निगम। तो इनको जो भी पैसा मिलता है यूटिलाइज़ करने के बाद इनको भी UC देना होगा। हालांकि अभी मैं इसमें पढ़ाऊँगा कि अगर इनको सामान्य प्रयोजनों के लिए यानी जनरल पर्पस के लिए पैसा मिलता है तो इनको UC देने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और अन्य समान प्रकार के संस्थाओं को विशिष्ट प्रयोजनार्थ स्वीकृत अनुदानों के लिए। अब आप क्या करो, एक शब्द याद कर लो कस के, विशिष्ट प्रयोजनार्थ जो शब्द आ रहा है ना, ए में, एक मिनट, ए में, बी में और सी में, तीनों में आप विशिष्ट प्रयोजनार्थ शब्द याद कर लो। जहाँ पे भी ये आएगा तो उस संस्था को यूसी देना होगा, सिंपल, ख़त्म, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या कॉलेजेस होती हैं, उनको भी अगर स्पेशल पर्पस के लिए पैसा मिलेगा तो उनको उसे यूटिलाइज़ करने के बाद यूसी सबमिट करना होगा, भर के देना होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद इस नियम को पढ़ लीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं उपयोजन प्रमाण पत्र या उपयोगिता प्रमाण पत्र। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कब आवश्यक है, नियम 284 बताया गया है कि किन मामलों में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अगर पंचायत समितियों और जिला परिषदों को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पैसा रिलीज़ किया है, जैसे हमने उनको इक्विपमेंट खरीदने के लिए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे हमने मान लो उनको पंचायत समिति को रोलर खरीदने के लिए पैसा दे दिया, या सीमेंट मिक्सचर खरीदने के लिए पैसा दे दिया, या ट्रैक्टर या कुछ भी खरीदने के लिए, बायो टॉयलेट गाड़ी के लिए पैसा दे दिया, तो उनके लिए पैसा दिया तो उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इसके बाद अब यहाँ से देखिए, नगर पालिकाओं के मामले में दिनांक 31 मार्च 1970 को या उसके बाद दिए गए पैसे के लिए, किंतु, अभी किंतु मैंने कहीं से ढूंढ के लिखा है, ध्यान दीजिएगा, किंतु सामान्य प्रयोजनों के लिए अर्थात राज्य निधि या केंद्रीय सहायता के अधीन स्कीमों के लिए वेतन, संस्थापना और कार्यालय व्यय हेतु निर्मुक्त किए गए अनुदानों पर लागू नहीं होगा। तो जो सैलरी का पैसा होता है या ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो पैसा होता है, या एक ओई होता है, ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा होता है, उसके लिए जो पैसा आता है नगर पालिका के पास, अभी भी उसमें आपको यूसी देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो वैसे जनरल रूल तो क्या लिखा हुआ है कि 1970 के बाद नगर पालिकाओं के पास जो पैसा आएगा उसके लिए यूसी देना होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें सामान्य प्रयोजनों के लिए यूसी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद और लिखा हुआ है, क्या था, और ये लिखा हुआ था, सी पॉइंट अब आ रहा है ना, वो इसका इंग्लिश है, सी है यहाँ पे ग। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी नाटक, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान राज्य खेलकूद परिषद, विश्वविद्यालय मालवीय रीजनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर एवं तत्समान अन्य संस्थाओं के मामले में विशेष परियोजनाओं के लिए स्वीकृत अनुदानों के लिए, जैसे उपकरणों की खरीद और भवनों का निर्माण आदि के लिए क्या उपयोजन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होगी। तो ये जो संस्थान हैं, संगीत नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, खेलकूद परिषद, विश्वविद्यालय, इनको विशिष्ट परियोजनाओं के लिए जो अगर पैसा मिलेगा तो उस पैसे को खपाने के बाद, खपा दिया है इस बात का सर्टिफिकेट देंगे, जिसको बोलते हैं उपयोजन प्रमाण पत्र, यूटिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, यूसी बोलते हैं प्यार से। अच्छा, अब छठा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रकरणों में यूसी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं, ट्रिक क्या है, आप तो समझ ही गए। आप विशिष्ट परियोजनाओं में यूसी चाहिए, सामान्य परियोजनाओं में यूसी नहीं चाहिए। अब आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। पंचायत समितियों और जिला परिषदों को अगर सामान्य परियोजनाओं के लिए, परियोजन मतलब पर्पस को, जनरल पर्पस के लिए अगर अनुदान दिया जाए तो यूसी देने की ज़रूरत नहीं है, ए सही है। पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका बोर्डों के मामले में दिनांक 31 मार्च 1970 को या उससे पहले निर्मुक्त किए गए सभी अनुदानों के लिए, तो अगर कोई पैसा, ये तो बस पुराना आउटडेटेड रूल हो गया कि अगर कोई पैसा 1970 से पहले दिया गया था तो उसमें तब तो यूसी की आवश्यकता थी ही नहीं, तब आप कह लो यूसी नाम की चिड़िया ही नहीं होती होगी। तो 1970 से पहले जो पैसा मिल गया, चाहे किसी भी तरह का, उसमें किसी भी तरह का, चाहे वो जनरल पर्पस के लिए मिला, चाहे आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला, उसमें भी यूसी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सभी अनुदानों हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। और विश्वविद्यालय और अन्य समान प्रकार की संस्थाओं को सामान्य प्रयोजन के लिए, और आपको लगेगा यार दोनों में से पहले भी ऐसा ही था, उसमें आपने कहा आवश्यक है, इसमें आवश्यक नहीं है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, विशिष्ट प्रयोजन लिखा हुआ हो तो यूसी आवश्यक है, सामान्य प्रयोजन लिखा हुआ हो तो यूसी आवश्यक नहीं है। सिंपल, ठीक है। चलो, द हो गया इसका आंसर। और कब आवश्यक नहीं होगा तो ये मैंने बोल दिया है। अब फिर भी अगर आप सुने तो
पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका बोर्ड के मामले में 31 मार्च 1970 को या उससे पहले जितने भी अनुदान रिलीज़ हो गए थे, किसी भी तरह के रिलीज़ हो गए थे, पहले यूसी नाम की चिड़िया होती ही नहीं थी, तो यूसी की ज़रूरत नहीं है। और अब ये रूल है कि पंचायत समिति, जिला परिषदों को अगर सामान्य प्रयोजन हेतु पैसा छोड़ा जाएगा तो जनरल पर्पस के केस में यूसी की ज़रूरत नहीं है। और वही आपकी नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, खेलकूद परिषद, यूनिवर्सिटीज़, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर और इसी तरह की संस्थानों के मामलों में सामान्य प्रयोजनों के लिए पैसा छोड़ा जाए तो यूसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर लूँ। ये मैंने एक बुक लिखी है GF एंड AR के ऊपर, इसके अंदर सारे नोट्स हैं और 100 रुपये के अंदर अंदर ये बुक्स है। नाथ पब्लिकेशन ने मुझे मौका दिया है, उनको बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बुक बन पड़ी है, मतलब लिटरली अब ये तो खुद के मुंह मिट्ठू मियाँ वाली बात हो जाएगी, बट फिर भी जितने टफ़ तरह की लैंग्वेज एक मोटी सी किताब में थी, उसमें से बहुत शॉर्ट में किताब बनाई है। 120 से 130 पेजेस की होगी, तो बहुत अच्छा बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो बहुत कंफर्टेबली आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिनको लगता है कि नोट्स तो दिए ही नहीं आपने, तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, बहुत अच्छे से लिखी है। इसमें नकुल सिंह सर का बहुत योगदान रहा, जिनका RPSI अड्डा करके कॉमर्स चैनल है और बहुत ही पॉपुलर चैनल है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स उसके ऊपर हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेरा फेवरेट ये सेक्शन है, मैंने क्वेश्चन बैंक डिज़ाइन किए हैं। 6 सब्जेक्ट हैं सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है ना, अकाउंट्स, ऑडिट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, GF&R और RSR, इन सब के मैंने क्वेश्चन बैंक डिज़ाइन किए हैं। सबके अंदर कम से कम 1000 MCQs डाले हैं, ताकि आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दिए हैं, ये लेकिन ऐप पे अवेलेबल है, यानी कह सकते हैं आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में अवेलेबल है। अगेन ये भी 100 रुपये के अंदर ही रखे हैं। प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको बहुत शानदार कलेक्शन मिलेगा। और एक लास्ट मैं रिक्वेस्टफुली सजेस्ट करूँगा कि जो लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो वो एक मेरा कोर्स है अकाउंटेंसी का, फुल अकाउंटेंसी वीडियो कोर्स है ना, ये 499 वाला, आपको लास्ट वाला जो दिख रहा है ये वाला 499 वाला कोर्स है। ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अंदर 120 से ज़्यादा वीडियोस हैं और आपको अकाउंट्स बहुत शानदार आ जाएगा, और अकाउंट शानदार आ जाएगा तो आपका ऑडिट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर, वापस आता है टॉपिक। सरकार द्वारा निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय आदि को स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि किस खाते में जमा की जाती है? इन विच अकाउंट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रांट इन एड सेंक्शनड बाय द गवर्नमेंट टू कॉरपोरेशन, बोर्ड, लोकल बॉडी एट्सेट्रा। तो सरकार ये जो ग्रांट का पैसा देती है किसी बोर्ड को, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, किसी विश्वविद्यालय को, किसी धार्मिक संस्थान को, किसी कॉरपोरेशन को, ये जो पैसा देती है, वो पैसा उनके किस अकाउंट में क्रेडिट होता है, जमा होता है? पहला, संबंधित संस्थान के पीडी खाते में, संबंधित संस्थान के बचत खाते में, संबंधित संस्थान के चालू खाते में, या उस संस्थान के पोस्ट ऑफिस खाते में। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ के गए हो तो आप पाएंगे कि वो पैसा जो गवर्नमेंट पैसा छोड़ेगी वो उस संस्था के पीडी खाते में जाके जमा होगा। ठीक है, उस संस्थान के पर्सनल डिपॉजिट खाते में जमा होगा। इतना आसान है। बहुत सारे खाते होते हैं, तो आप तो जब आप सिस्टम में घुसेंगे तो समझ जाएंगे। तो संस्था के पीडी खाता पर्सनल डिपॉजिट खाते में जमा होगा। इसका नियम सुना दूं मैं आपको। नियम कहता है, नियम 290 है, पीडी लेखे के माध्यम से सहायता अनुदान का भुगतान। सरकार से सहायता अनुदान के रूप में भुगतान करने वाले प्रत्येक निगम यानी कॉरपोरेशन, प्रत्येक कंपनी, बोर्ड या लोकल बॉडी को सहायता अनुदान के लिए जिले के संबंधित कोषागार में, तीसरी लाइन में, संबंधित कोषागार में अपने नाम का व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोलना अनिवार्य होगा। तो एक पीडी खाता ट्रेजरी में खुलेगा। ठीक है, और एक और बात है, सरकार द्वारा इस प्रकार स्वीकृत की गई राशि पीडी लेखे में जमा कराई जाएगी। पीडी लेखे में बचत की बेशी राशि यदि कोई हो, संस्था के निवेदन पर सरकार द्वारा ब्याज सहित निक्षेप लेखे में रखी जा सकेगी। तो आपके पीडी खाते में पैसा दे दिया जाएगा। अगर पीडी खाते में कोई राशि बच जाती है, जैसे एक होता है कमी बेशी, अपन कई बार बोलते हैं कोई कमी बेशी हो तो बोल देना, कई लोग उसको बोलते हैं कमी पेशी। पेशी नहीं होता, बेशी होता है। अगर पैसा कम रह जाए तो कमी, ज़्यादा पड़ जाए तो बेशी। तो अगर पीडी खाते में ज़्यादा पैसा पड़ा है और आपको लग रहा है कि सर इतना फालतू पैसा पड़ा है, तो आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करो, गवर्नमेंट उस पैसे को एक ब्याज सहित डिपॉजिट खाता होता है, इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट खाते में, अगर आपको परमिशन दे तो उसमें डाल देना। ये लेकिन एक्स्ट्रा बात है। मेन बात क्या है कि अगर आपको अनुदान या सब्सिडी पानी है तो आपको ट्रेजरी में जाके एक पीडी खाता ओपन करना होगा, पर्सनल डिपॉजिट खाता। ठीक है, चलिए।
उसके बाद देखिए आखिरी 2-3 क्वेश्चन और हैं। सहायता, अनुदान, अंशदान आदि की स्वीकृति के लिए नियम दिए गए हैं। अब हो सकता है कि ये जो मैं आपको नियम घुस घुस के पढ़ा रहा हूँ वो ये पूछ ले कि ये कौन से चैप्टर में दिए गए हैं। तो अपन कौन से चैप्टर में खड़े हैं? चैप्टर नंबर 17 में खड़े हैं अपन। चैप्टर 16, 15, 14। अब जो आपका बुक है GF&AR, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, उसमें तो बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। तो लेकिन सारे चैप्टर तो हमारे कोर्स में भी नहीं है। अपने तो जो खंड 1 है, जो वॉल्यूम 1 है, उसके कुछ एक चैप्टर ही अपने कोर्सेज में हैं, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक हैं और 14 और 17 हैं। तो 14वां चैप्टर कौन सा था? 14वां चैप्टर था आपका रिफंड वाला। वो चैप्टर का नाम था रिफंड एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। उसमें रिफंड के नियम थे, इससे पहले अपन ने वही किया था। और चैप्टर 17 ये है ग्रांट इन एड वाला चैप्टर, ठीक है। तो रूल्स हैव बीन गिवन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रांट इन एड, कॉन्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, इट इज़ गिवन इन चैप्टर 17, ठीक है। अभी तो आसान है क्योंकि यही चैप्टर हम कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो एकदम से दिमाग घूमता है, इसलिए दिया है। आप क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन का टाइप या वेराइटी को समझने की कोशिश किया करो। अच्छा, वैसे अध्याय 17 जिसमें ये बात चल रही है, तो अध्याय 17 में नियम संख्या 279 से लेकर 293 तक बताया गया है। आप इसको गिनेंगे तो ये करीबन 15 धाराएं हो गई। तो इस चैप्टर में 15 धाराएं दी गई हैं। और जो पहली धारा लिखी हुई है, रूल लिखा हुआ है, रूल 279, वो क्या कहता है? यह चैप्टर स्थानीय निकायों, ठीक है। और एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश अपने इंप्रूव करनी तो हिंदी का इंग्लिश सोचो तो आपका इंप्रूव होता जाएगा, नहीं तो फिर हिंदी इंग्लिश वाला पढ़ लिया करो। खैर, ये आपके जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो कॉरपोरेशंस होते हैं, बोर्ड होते हैं, कंपनीज होती हैं, चैरिटेबल और रिलीजियस संस्थाएं होती हैं, शैक्षणिक यानी एजुकेशनल संस्थाएं होती हैं, जो आपके पब्लिक क्लब्स होते हैं, उनको सहायता, अनुदान, अंशदान, सब्सिडी, इसके अलावा जो सार्वजनिक प्रदर्शनियाँ लगती है या जो मेले लगते हैं, उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनको फंडिंग करने के लिए, या किसी विशेष अधिकारी को अगर ये पावर दिया गया है कि वो स्कॉलरशिप दे सकता है, स्टाइपेंड दे सकता है, मतलब किसी से हम कुछ काम लेते हैं और उसको कुछ देते हैं तो वो स्टाइपेंड होता है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी बेरोजगारों के लिए बीच में डाला था बेरोजगारी भत्ता, बाद में उसमें शर्त डाली थी कि आप 4 घंटे काम करेंगे तो आपको तब जाके भत्ता मिलेगा। तो स्टाइपेंड वगैरह उस व्यय को डील करता है। किसी समझ में नहीं आया? दिस चैप्टर इज़ अबाउट, ये चैप्टर किस बारे में है कि ये जो कुछ नाम आए, बार बार नाम सुनते बोर होंगे, फिर भी लोकल बॉडीज़, रिलीजियस संस्थाएं, चैरिटेबल संस्थाएं, किसी सोशल क्लब को डोनेशन देना है, उन सब पे लागू होता है। और ठीक है, पैसे, और इसके अलावा अगर किसी अधिकारी को ये पावर दिया गया है कि वो स्कॉलरशिप दे सकता है, स्टाइपेंड दे सकता है, इसी तरह के अन्य खर्चे कर सकता है, तो नियम वही है ना कि हमें उससे बॉन्ड लेना होगा, 2 लोगों की श्योरिटी लेनी होगी, उनसे हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राप्त करने होंगे। ये सभी तो बताया मैंने, वो सब हमें उससे लेना है, सिंपल। तो ये सारे रूल इसके अंदर बताए गए। तो 279 में तो किस पे लागू होता है? इसको बोलते हैं क्षेत्र बोलते हैं। इस अध्याय का क्षेत्र है कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो दिस चैप्टर डील्स विद द ग्रांट्स इन एड, कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्सिडीज टू लोकल बॉडीज, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, कंपनीज, रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक क्लब, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक एग्जीबिशंस एंड फेयर्स, स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम डिस्क्रिशनरी ग्रांट प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ अ पर्टिकुलर अथॉरिटी। डिस्क्रिशनरी मतलब उसका विवेकाधीन पावर है कि वो किसको दे किसको ना दे, ठीक है। चलो, हो गया, ज़्यादा नहीं है। निम्न में से जो स्थानीय निकायों में शामिल नहीं है, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उसमें कौन शामिल नहीं है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड शब्द है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ये आपका लोकल बॉडी में शामिल है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये आपके लोकल बॉडीज़ में आते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय, फलाना महाविद्यालय, ये सब भी लोकल बॉडीज़ में आते हैं। लेकिन जो वाणिज्यिक कर विभाग है आपका, जो डी है, जो GST वगैरह का कलेक्शन देखता है, वो आपका लोकल बॉडीज़ के डेफिनेशन में शामिल नहीं है, ठीक है। उल्टा वो तो आपको कमा के देता है। बाकी ABC में तो गवर्नमेंट पैसा देती है, खर्च करती है विशिष्ट प्रयोजनों पे, सामान्य प्रयोजन में। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट तो इनका कमाऊ पूत है जो ला के गवर्नमेंट को पैसे देता है, ठीक है। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन आने वाला है, आप बहुत पेशेंस के साथ सुन रहे होंगे, होप सो। सहायता अनुदान की राशि के संबंध में नियम 280 के सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होते। किसी कानून के अंतर्गत गठित संस्थाओं पर, राजस्थान सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1958 के अंतर्गत गठित संस्थाओं पर, 1 और 2 दोनों में। हाँ जी, हमने ये पहला क्वेश्चन ही देखा था कि अगर कोई संस्थान ऐसा है जो किसी कानून के तहत गठित हुआ है
या जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत गठित हुआ है, या अन्य प्रकार से जो स्वशासी निकाय हैं उनके ऊपर इस चैप्टर के रूल्स लागू नहीं होते। चैप्टर के रूल लागू नहीं होते मतलब इनको वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की वगैरह की आवश्यकता से फ्री रखा गया है जनरली। बाकी मैंने बता दिया कि बाकी सबको लपेटा गया है कि आपको कंडीशंस पूरी करनी होगी, लेकिन इनको कहा गया है कि आपको वो लाइक बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है, तो थोड़ा मुझे खुशी होती है क्योंकि कमेंट्स अधिकतर अच्छे वाले ही आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स की दुनिया में हैं तो यूँ कह लीजिए कि जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक ये चैनल आपके बहुत ज़्यादा काम का है। बिलीव मी और नॉट, जब भी आपका फुर्सत हो आप इस चैनल के वीडियोस देख लीजिएगा। जॉब लगने तक कॉमर्स के एरिया में ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू।